Hello everybody, welcome to एग्ज़ाम मोड। आई एम शुभम वर्मा एंड यू आर वाचिंग पंचतंत्र सीरीज, जिसमें डेली हम 5 यूपीएससी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। यू गाइस आर लविंग दिस सीरीज और इस सीरीज आपके एग्जामिनेशन के लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं आज के 5 क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें हम स्टैगफ्लेशन और गिनी कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टैगफ्लेशन एंड गिनी कोफिशिएंट। इसके पीछे का पहले कॉन्सेप्ट समझिए आप, उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आएंगे। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन आपका होता है ऐसी कंडीशन इकोनॉमी में जब आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो और साथ ही साथ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई हो। ठीक है, ये वर्स्ट कंडीशन होती है किसी इकोनॉमी के लिए, जिसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? तो गिनी कोफिशिएंट हमारा मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी को। इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है, ये याद रखनी है। इसका मतलब है कि जब गिनी कोफिशिएंट आपका जीरो हो जाएगा, इसका मतलब परफेक्ट आपकी क्या होगी? इक्वालिटी होगी, परफेक्ट इक्वालिटी होगी। और गिनी कोफिशिएंट जब आपका 1 होगा, इसका मतलब होगा परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, परफेक्ट इनइक्वालिटी इसका मतलब होता है। गिनी कोफिशिएंट क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है आपके इनकम इनइक्वालिटी को। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर वापस आते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, स्टैगफ्लेशन रिप्रेजेंट्स अ सिचुएशन वेयर हाई इन्फ्लेशन कोएग्जिस्ट विद स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया कि स्टैगफ्लेशन आपका क्या होता है, जब आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होता है, साथ ही साथ आपका इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखी गई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हाई इन्फ्लेशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपके स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपकी स्टैगफ्लेशन कहलाती है और होपफुली आपको ये स्टेटमेंट समझ आई होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है, एन इंक्रीज इन गिनी कोफिशिएंट नेसेसरली इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल्स इन एन इकोनॉमी। क्या हमारा गिनी कोफिशिएंट पॉवर्टी के बारे में बात करता है? नहीं, हमारा गिनी कोफिशिएंट बात करता है इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। देखिए, इनकम इनइक्वालिटी आपके लोगों में तब भी हो सकती है जब आपके लोग अमीर हो। मान के चलिए मेरी आज आय है, इनकम है मेरी 100 रुपये, ठीक है, और आपकी इनकम है 1000 रुपये। ठीक, इस समय मान के चलिए मैं गरीब हूँ, ठीक है, आई एम पुअर एंड यू आर रिच। ठीक, और कल के चलिए मान के चलिए मेरी इनकम हो जाती है 1000 और आपकी इनकम हो जाती है, कितनी हो जाती है? से फॉर 1 लाख हो जाती है। तो मैं भी, मेरी भी कंडीशन कुछ पुअर से मैं हल्का सा अमीर तो हुआ हूँ ना, और आप लोग और अमीर हो गए हैं। तो इसका मतलब, लेकिन गैप अभी भी तो हमारे में है, अभी भी हमारे बीच में गैप है। तो इनकम इनइक्वालिटी अभी भी हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है। जरूरी नहीं उसके लिए हम लोग गरीब ही हों। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या दे रखी है? पॉवर्टी की बात करती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करी गई है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है कि गिनी कोफिशिएंट आपकी इनकम इनइक्वालिटी के बारे में बात करता है, पॉवर्टी के बारे में बात नहीं करता है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है, सप्लाई साइड शॉक्स सच एज सडन राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन ट्रिगर स्टैगफ्लेशन कंडीशन। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपकी सही है। मान के चलिए आपकी ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? आपकी जो कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन उसी साथ ही साथ आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी। प्रोडक्शन क्यों कम हो जाएगी? भाई तेल इतना महंगा हो गया है तो कंपनियों के लिए ख़रीदना वो मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन हैम्पर करेगी। टाइम बिंग आपकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर जाएगी और प्रोडक्शन आपकी गिर जाएगी। तो उस समय क्या होगा? उस समय आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, जब प्रोडक्शन गिरेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ेगी। तो सेम चीज़ है, जब आपकी यहाँ पर क्या हो रहा है? इनकम भी बढ़ रही है, मतलब सॉरी, इन्फ्लेशन भी आपका बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर लिखा गया, सप्लाई शॉर्ट शॉक सच एज सडन राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन ट्रिगर स्टैगफ्लेशन कंडीशन। दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। इसका मतलब है स्टैगफ्लेशन की कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है, तो स्टैगफ्लेशन आपका आकर करेगा। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है, अ डिक्लाइन इन द गिनी कोफिशिएंट ऑलवेज इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन इनकम इक्वालिटी अक्रॉस ऑल इनकम ग्रुप। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, जब आपका गिनी कोफिशिएंट रिड्यूस करता है तो ये गारंटी आपको नहीं करता है कि आपकी
इंप्रूवमेंट होगी इनकम में ऑल इनकम ग्रुप की, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ऐसा बिल्कुल गारंटी नहीं होती है, ये दिमाग में रखना है। यहाँ पर ऑल इनकम ग्रुप की बात करी गई है, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाती है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो कौन कौन सी सही है? 1 और 3 ओनली आपकी सही है। आपको दिमाग में रखना है स्टैगफ्लेशन और गिनी कोफिशिएंट का मतलब बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। अगर इनका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर पता है तो एग्जाम में अगर आपके इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे डील करने के लायक में जरूर होंगे। और थोड़ा बहुत दिमाग आपको एक्स्ट्रा चलाना ही पड़ेगा। यूपीएससी अब डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है कि आपसे पूछ लेगा कि हाँ जी स्टैगफ्लेशन क्या होता है और गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग यही करते हैं कि हम लोग सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए क्योंकि आप धीरे धीरे आपका एग्जाम का नेचर बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डील करता है ओशियानिक करंट्स एंड सैलिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ओशियन, अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग मैक्सिमम टाइम पढ़ते हैं कि हाँ जी हमारी क्या है, कैनरी करंट कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट कोल्ड करंट है, बेंगोला करंट कोल्ड करंट है। इससे कोई मतलब नहीं है। अब एग्जाम का नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। सिर्फ आपको ये जान लेना कि हाँ जी हमारी ये कोल्ड करंट है, ये वार्म करंट है, इससे हमारा क्वेश्चन डील हो जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। यूपीएससी का नेचर बहुत चेंज हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेज विद रेफरेंस टू द ओशियानिक करंट एंड सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलता हुआ चल रहा है। अब ओशियानिक सैलिनिटी से थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जैसे ओशियन की आपकी सैलिनिटी बढ़ती है, किसी भी ओशियन की अगर सैलिनिटी आपकी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स उस ओशियन के वाटर में ज़्यादा हो जाएंगे। जब सॉल्ट के पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे इसका मतलब है कि डेंसिटी उस वाटर की क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिमाग में रखना है डेंसिटी उस वाटर की बढ़ जाएगी, ठीक है, जब आपकी सैलिनिटी बढ़ेगी। और आपकी जो ओशियन करंट्स होती हैं वो मूव करती हैं कहाँ से, लो सैलिनिटी वाटर से हाई सैलिनिटी वाटर में, ठीक है। क्यों हाई सैलिनिटी वाटर की तरफ मूव करती हैं? क्योंकि हाई सैलिनिटी वाटर की डेंसिटी आपकी बढ़ जाती है, जिसकी से वाटर आपका क्या करता है, सिंक कर जाता है। दिमाग में रखना है सैलिनिटी बढ़ने से आपकी वाटर सिंक कर जाता है और लो सैलिनिटी होने की वजह से आपका वाटर राइज करता है। वाटर लेवल राइज करेगा तो हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ आपकी ओशियानिक करंट चलेंगी। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप क्वेश्चन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कहती है वार्म ओशन करंट जनरली रिड्यूसेस सैलिनिटी बाय इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। तो ये गलत है आपकी। जब भी आपको याद रखना है जब इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो आपकी सैलिनिटी भी साथ ही साथ इंक्रीज होगी, ना कि आपकी डिक्रीज होगी। यहाँ पर सैलिनिटी डिक्रीज करने की बात करी गई है। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। याद रखना है इवेपोरेशन के साथ साथ आपकी सैलिनिटी इंक्रीज करती है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी कहती है रीजन्स ऑफ हाई इवेपोरेशन एंड लो प्रेसिपिटेशन टेंड टू हैव हाइयर सरफेस सैलिनिटी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। उस रीजन में जहाँ पर आपकी हाई इवेपोरेशन होगी और प्रेसिपिटेशन आपका कम होगा, मतलब बारिश आपकी कम होगी, उस जगह आपकी सरफेस सैलिनिटी इंक्रीज होने के चांसेस है। हाँ जी बिल्कुल चांसेस है। इवेपोरेशन की वजह से पानी का कंटेंट आपका उड़ जाता है, ठीक है, आपका इवेपोरेट हो जाता है, तो आपकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कोल्ड ओशन करंट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद न्यूट्रिशन रिच अपवेलिंग जोन along वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन। वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन आपकी ये साइड होती है, कॉन्टिनेंट की वेस्ट साइड की बात कर रहा है ये, ठीक है। जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप देख लीजिए इसके वेस्ट कोस्ट की बात करी गई है। जब कॉन्टिनेंट का आपका वेस्ट कोस्ट होगा इसका मतलब है उस समय वो ओशियन का ईस्ट कोस्ट होगा। ये दिमाग में रखना है। यहाँ कई के बाद वर्डिंग के साथ यूपीएससी आपको फंसा देता है। यहाँ पर वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करी गई है, मतलब कॉन्टिनेंट्स की बात करी गई है। तो क्या कहा गया है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आपकी क्या होती हैं, कोल्ड ओशियानिक करंट जनरली पाई जाती हैं और वो एसोसिएटेड होती हैं आपके न्यूट्रिशन रिच अपवेलिंग वाटर से। बिल्कुल सही बात है। अगर आप वेस्टर्न कोस्ट पे देख लेंगे तो आपके पेरू करंट कोल्ड करंट है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड करंट है, बेंगुएला कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया करंट आपकी कोल्ड करंट है। सभी आपकी वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन अप्लाई करती है और ये एसोसिएटेड होती है आपके न्यूट्रिशन रिच वाटर से। इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्यों चलते हैं, ये कहता है इक्वेटोरियल रीजन रिकॉर्ड्स लोअर सैलिनिटी प्राइमरली ड्यू टू हाइयर प्रेसिपिटेशन रिलेटिव टू इवेपोरेशन। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपकी क्या होता है, इक्वेटर्स पे क्या होता है, आपके हाई रेनफॉल होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके जो क्लाउड होते हैं वो कवर करके रखते हैं पूरे रीजन को।
जब क्लाउड आपके कवर करते हैं पूरे रीजन को, जिसकी वजह से आपका इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इवेपोरेशन कम हो जाता है तो आपकी सैलिनिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, सैलिनिटी भी आपकी कम हो जाती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 2, 3 एंड 4 ओनली। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था ओशन सैलिनिटी से और आपका ओशियनिक करंट से। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग डील करने के कंडीशंस में रहेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि आपको सिंपल ऊपरी सतही बातें नहीं याद रखनी है, ठीक है, थोड़ा डीप में बातें याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा डील करता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट की बात करी गई है। विद रेफरेंस टू द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये आपके रेड फ्लैग वर्ड होते हैं, रेड फ्लैग वर्ड होते हैं आपकी यूपीएससी में। इन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है और आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। यहाँ पर बात करी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन के ऊपर रिमूव करा जा सकता है। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 4 में गिवन है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसके रिमूवल की एक कंडीशन होगी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सिर्फ यही कंडीशन दे रखी है और कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो अगर और कोई दे रखी होगी तो उसको गलत करके आना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है द इम्पीचमेंट मोशन मस्ट बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। सिंपल मेजॉरिटी नहीं होता है, होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी आपका होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये आपका होता है स्पेशल मेजॉरिटी, जिसके थ्रू आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है। मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर से आपकी हो जाती है गलत। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन बाय अ जुडिशियल कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये आपका बिल्कुल सही है। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू आपकी एक कमेटी बैठाई जाती है जो आपके जज के ऊपर जो चार्जेस लगे हुए होते हैं उस पर जांच करता है। और इसमें आपके 3 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक इसमें आपके होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। दूसरा आपके किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। थर्ड होगा आपका एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट। ये 3 मेंबर की बॉडी होती है, याद रखना है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज डिस्क्रिशनरी पावर, रेड फ्लैग वर्ड, डिस्क्रिशनरी पावर टू रिजेक्ट द रिमूवल इवन आफ्टर पार्लियामेंट पासेस द मोशन। ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका पार्लियामेंट मोशन अगर पास कर देता है तो जज को, तो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस पर साइन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसे क्या करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें साइन करना कंपलसरी है, ये याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट आपकी हो जाती है इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है? 1 एंड 3 ओनली। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था तो आप लोग कर पाए होंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये हमारे बुद्धिज्म टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ कहता है हमें, पहले स्टेटमेंट कही गई है द कॉन्सेप्ट ऑफ द 8-fold पाथ एम्स प्राइमरली एट एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन एंड विजडम। बिल्कुल, अगर आप सिंपल से अगर सोचेंगे तब भी ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। एथिकल कंडक्ट को आपके कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिला कहा जाता है, शिला कहा जाता है। और आपके विजडम को क्या कहा जाता है? विजडम को कहा जाता है आपके प्रज्ञा कहा जाता है बुद्धिज्म में। और मेंटल डिसिप्लिन को आपको कहा जाता है समाधि, समाधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये 8-fold पाथ बात करता है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है बुद्धिज्म कंप्लीटली रिजेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीबर्थ एंड कर्मा एज फाउंड इन कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन। ये गलत है आपका, ठीक है। रीबर्थ को आपका बुद्धिज्म कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करता है। बुद्धिज्म कहता है कि आप बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में फंसे रहेंगे जब तक आप अपने मन में इच्छा रखेंगे, ठीक है। जब तक आप अनिच्छा नहीं करेंगे, अनिच्छा का मतलब जब तक आप डिज़ायर से दूर नहीं भागेंगे तब तक आप बर्थ और रीबर्थ के साइकिल में फंसे रहेंगे। इसका मतलब ये रीबर्थ की बात करता है। यहाँ पर लिखा गया है रिजेक्ट्स कंप्लीटली कॉन्सेप्ट ऑफ द रीबर्थ। सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, याद रखना है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है हमारी
द संघ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म अक्रॉस रीजन। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। संघ ने बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करी है आपके जो बुद्धिज़्म की टीचिंग को स्प्रेड करने के लिए, जैसे कि मिशनरी एक्टिविटीज़, प्रिजर्वेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन, इन समय भी आपकी मदद करी है संघ ने, याद रखना है आपको। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको कोर फिलोसफी बुद्धिज़्म के ऊपर पता है तो आप सही करके आएंगे। फोर्थ कहता है महायान बुद्धिज़्म एम्फसाइज द आइडिया ऑफ द बोधिसत्व ओवर दैट ऑफ अरहट। तो महायान बुद्धिज़्म में आपके बोधिसत्व की बात करी गई है, ठीक है। कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट किस में है? महायान बुद्धिज़्म में है। और जो अरहट का कॉन्सेप्ट है ये आपके हीनयान में है, ठीक, हीनयान में, याद रखना है। यहाँ बिल्कुल सही बात करी गई है। बुद्धिज़्म में दो सेक्ट हैं आपके, एक महायान है और हीनयान है। हीनयान आपके बिल्कुल क्लासिकल अप्रोच से चलते हैं, बिल्कुल पुराने अप्रोच से, ठीक है। और महायान क्या कहते हैं कि हम लोग जो निर्वाण की प्राप्ति करेंगे वो आपके बोधिसत्व के थ्रू करेंगे, ठीक है, बोधिसत्व के थ्रू करेंगे। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट किस में है? तो ये है आपके महायान में। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो था वो भी आप पकड़ पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा 1 and 4 ओनली, सॉरी 1, 3 and 4 ओनली, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो आपके साइंस से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज रेड फ्लैग वर्ड, ठीक है। थोड़ा इसे मार्क करके चलिए, यहीं तो क्वेश्चन डिस्कस जो आपका डिस्क्राइब होता है, ठीक है। द एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आपके नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर आपका नेचर ऑफ सरफेस होगा प्लेन, तब तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर आपका नेचर ऑफ सरफेस अगर हो गया टेढ़ा मेढ़ा, खड़बड़ा हो गया, ठीक है, और उसमें कुछ डेंट्स पड़े हुए हैं, तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो सकता है। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है। यहाँ पर ऑलवेज की बात करी गई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव कर लेंगे तो बचती है हमारी सिर्फ और सिर्फ 2, 3 and 2, 3 and 4 ओनली। इसका मतलब 2 और 3 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं। अब फोर्थ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इसी पे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा निर्भर करेगा। जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट कहता है द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिपेंड्स सोनली ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। बिल्कुल गलत है, ठीक है। आपका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है ये आपके नेचर ऑफ मीडियम, वेवलेंथ, टेम्परेचर तीनों पे डिपेंड करता है, ना कि अकेले आपके वेवलेंथ पे। याद रखना है, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी यहाँ से इसलिए गलत हो जाती है। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहती है रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये बिल्कुल सही है। आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मान के चलिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर कोई लाइट आपकी जा रही है, तब क्या होता है कि आपकी जो रे होती है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल आपकी बेंड करती है, याद रखना है। और जब डेंसर से रेयर में जाता है तब क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ आई और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ठीक है। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं होती, ये आपकी नॉर्मल रे होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर क्या होता है, थर्ड स्टेटमेंट की बात करी गई है और ये आपका सेकंड स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो जाती है आपकी लाइट, ये चेंज होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये स्पीड ऑफ लाइट के चेंज के होने की वजह से होता है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। बिल्कुल सही बात है। आपका TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी अकर करता है, बिल्कुल NCERT का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आपका लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जा रही हो, ठीक है। याद रखना है, यहाँ पर रेयर टू डेंसर करके आपको UPSC ट्रैप में फंसा सकता है, लेकिन डेंसर टू रेयर याद रखना है। तो ये बिल्कुल सही है। इसी की वजह से आपका रेनबो का फिनोमेना होता है, ठीक है, TIR की वजह से। होपफुली आपको ये भी समझ आएगा, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है हमारा? 2 and 3 ओनली। तो ये थे हमारे साइंस रिलेटेड और हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन जो हमने अच्छे से डिस्कस किए और इसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स और मेरे समझाने का तरीका आपको ठीक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। और इससे पहले कि हमने 6 वीडियोस बना रखी हैं आपकी पंचतंत्र सीरीज की, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। वहाँ पर भी मैंने ऐसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं।
और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू रखूँगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे और मल्टीपल टॉपिक्स आपके पास रिवाइज हो चुके होंगे, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन सही होंगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।